हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल TGI आर्ट्स क्लासेस पे। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इसका हेडिंग है आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इसको जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, इसके क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, और फिर हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसे थी और अभी कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है? समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। हमारी वह सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य है, इसमें ये कहा जा रहा है कि समाज का कोई भी आर्थिक क्रिया है ना, सभी आर्थिक क्रियाओं का योग को उसको ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कृषि क्या है? हमारा एक आर्थिक क्रिया है जिससे हमें क्या होती है? आय की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा एक डिफिनेशन है इसका कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो आप इसे अच्छे से एक नोट्स बना लेंगे कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है? योग है। समाज में जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सभी का योग ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसमें यह भी बताया गया कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, चाहे हम शारीरिक रूप से आय प्राप्त करते हैं चाहे या फिर मानसिक रूप से प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कृषि आपको पहले ही बताया गया था कि कृषि क्या है? हमारा एक आर्थिक क्रिया जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है। जिसमें क्या करते हैं? जिसमें मानवीय आवश्यकताएं, मनुष्य की जो आवश्यकता होता है, तो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो मनुष्य की आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए हम लोग संसाधन का उपयोग करते हैं। तो संसाधन का उपयोग बहुत जरूरी है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो फिर संसाधन पे दबाव बढ़ जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ था। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी अवस्था में थी। अब इस बात को समझिए कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत की अर्थव्यवस्था क्या था? बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। अगर हम बात करें आजादी के पहले की, तो आजादी के पहले है ना, यानी कि अंग्रेज के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के समान ही था। इस बात को समझना पड़ेगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था था गुलाम के पहले वो विश्व के लेवल का था। हमारे यहाँ का जो हस्तशिल्पियां थी वो बहुत ही उत्तम किस्म के वस्तुओं का निर्माण करते थे। अंग्रेज के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था जो था वो पूर्णतः ग्रामीण था। अंग्रेज आया तब ना हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, लेकिन अंग्रेज के पहले हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतः ग्रामीण था। 90% जनसंख्या गांव में निवास करते थे। हाँ, यह बात सही है कि उसमें संचार विकसित नहीं था, लेकिन व्यवसाय का मुख्य कार्य कृषि ही था। भारतीय द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं थे वो पूरे विश्व भर में प्रचलित था, विशेष करके रेशम वस्त्र, है ना। लेकिन अंग्रेज ने न केवल भारत में शासन किया बल्कि भारत को उसने उपनिवेश भी बनाया। तो इसे आप एक बार उतार लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश किसे कहते हैं, उपनिवेश है क्या। तो उपनिवेश को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे आपके एग्जाम में कई बार उपनिवेश के बारे में आता है। देखिए, अगर हम उपनिवेश की बात करें, उपनिवेश, तो पहले आप समझिएगा कि भारत भी क्या था? एक उपनिवेश था। उपनिवेश कहेंगे किसको?
तो उपनिवेश उसे कहते हैं कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी अपने से कमजोर देश पे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कब्जा कर लेता है, उसको ही हम लोग उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत। चलिए हम लोग उपनिवेश के बारे में समझते हैं कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर सामाजिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक एवं संस्कृति रूप से कब्जा कर लेता है, तो उसे उस देश का उपनिवेश कहते हैं। तो ये हमारा एक इसका डिफिनेशन है जो एग्जाम में आता है कि उपनिवेश किसे कहते हैं। तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पे क्या करता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से कब्जा कर लेता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही उस देश का उपनिवेश कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, उदाहरण भारत ब्रिटिश का क्या था, ब्रिटिश का उपनिवेश था। तो इस चीज को समझिएगा कि भारत किसका उपनिवेश था, तो ब्रिटिश का। इसे भी आप उतार लेंगे, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था के बारे में अगर अध्ययन करें तो अर्थव्यवस्था की 3 संरचना होती है। अर्थव्यवस्था की कितनी संरचना है, 3 संरचना है। इसको समझते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की अगर हम संरचना की बात करें बाबू, तो अर्थव्यवस्था की 3 संरचना है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा जो है वो तृतीयक क्षेत्र है। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इसमें अगर हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो जो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि etc। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका मुर्गी पालन, बकरी पालन है ना, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और भी शामिल है। तो ये आपका एग्जाम में आता है कि प्राथमिक के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। चलिए हम लोग द्वितीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र की जब बात करते हैं बाबू, तो जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको समझिएगा, औद्योगिक क्षेत्र भी
कहा जाता है, कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? औद्योगिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत उद्योग, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? उद्योग हो जाएगा। फिर आ जाएगा बिजली, है ना, निर्माण, ईटीसी। निर्माण से जुड़ा हुआ हर पार्ट आपका द्वितीयक क्षेत्र में चला जाएगा। अब है आपका तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र की बात करें, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कई बार तो ऑब्जेक्टिव ऐसा ही पूछ देते हैं कि तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, ये सही से नहीं लिखा हुआ है आपको, तृतीयक। ठीक है, इसमें बैंक, संचार, व्यापार इत्यादि यानी कि ईटीसी शामिल है। तो ये आपका अर्थव्यवस्था की क्या है? संरचना है, जिसके माध्यम से हम ये अध्ययन कर पाते हैं। तो आप इसे अच्छा सा एक नोट्स बना लीजिए और इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि अर्थव्यवस्था का कुछ आधारभूत संरचना भी है, जैसे उत्पादन, उपभोग, है ना, और पूंजी। इसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझेंगे। तो इसे आप उतार लीजिएगा अच्छे से। चलिए, आशा करते हैं कि आप इसे उतार लिए होंगे। तो अब हम लोग कहा जाए कि अर्थव्यवस्था के 3 आधारभूत क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था के 3 आधारभूत क्रिया हैं। पहला आपका उत्पादन है ना, दूसरा उपभोग है और तीसरा निवेश है। उत्पादन, उपभोग और निवेश, ये 3 ऐसी क्रियाएं हैं जिससे अर्थव्यवस्था को एक आधारभूत संरचना प्रदान होती है। तो सबसे पहले समझते हैं उत्पादन। देखिए, उत्पादन का अर्थ है कि उस क्रिया से है जो कि कहा जाए कि भौतिक पदार्थ और सेवाओं का उत्पादन करता है। उत्पादन का अर्थ क्या है? उत्पादन का अर्थ उस क्रिया से है जो भौतिक पदार्थ एवं सेवाओं का उत्पादन करता है, वही आपका उत्पादन है। उपभोग की जब बात करते हैं तो मानवीय आवश्यकता, जो मनुष्य की आवश्यकता होती है, तो मानवीय आवश्यकता की प्रत्यक्ष पूर्ति के लिए पदार्थ एवं सेवाओं का प्रयोग को क्या कहते हैं? उपभोग करते हैं। जो मनुष्य की आवश्यकता हो, आप मनुष्य एज ए कोई भी चीज को तभी उपभोग करता है जब उसको आवश्यकता होती है। और एक है आपका पूंजी निवेश। तो एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के भौतिक पूंजी के स्टॉक में जो शुद्ध वृद्धि होता है ना, वही क्या है हमारा? वही हमारा निवेश या पूंजी निवेश है। तो इसको समझते हैं कि जो एक वित्तीय वर्ष, तो याद रखिएगा वित्तीय वर्ष भी आपको समझना पड़ता है। कई बार तो आपको दे देता है कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक चला, तो इसको आप याद रखेंगे कि एक कहा जाए कि किस प्रकार से ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इसको याद रखिएगा। तो ये तो आपका अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत क्रियाएं थी। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। अभी तक आपको अर्थव्यवस्था का अर्थ बता चुके हैं। अर्थव्यवस्था के अर्थ के बाद आपको अर्थव्यवस्था की जो पार्ट था वो भी आपको बता रखे हैं, जो कि संरचना था। और इसमें अभी आपको हम बताए हैं कि अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्रियाएं कौन कौन हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, कि अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है? आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसको समझेंगे हम लोग। दूसरा जो है आपका अर्थव्यवस्था है, वो है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है ना। तो दूसरा आपका है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जो तीसरा आपको देखने को मिलता है वो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम तीनों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें बाबू, तो ये आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो क्या लिखेंगे, वैसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था है, वैसा अर्थव्यवस्था है जिसमें अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का स्वरूप, उत्पादन का स्वरूप निजी हाथों में होता है, निजी हाथों में होता है, हाथों में होता है ना जी। उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका को आप रख सकते हैं। अमेरिका में कैसा अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरा का आपका आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। अभी समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, वही लिखेंगे कि समाजवादी जो है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था है, वैसा अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का स्वरूप, उत्पादन का स्वरूप सरकार के हाथों में होता है, सरकार के हाथों में होता है। अर्थात जितने भी उत्पादन का स्वरूप होंगे, जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेस होंगे, या फिर जो भी उत्पादन का रिसोर्सेस होगा, वो सारा का सारा किसके हाथ में रहेगा, सरकार के हाथ में रहेगा। आप इसमें भी उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आप रूस को रख सकते हैं। और तीसरा अर्थव्यवस्था है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। वैसी अर्थव्यवस्था, इसको भी लिख देते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का स्वरूप निजी तथा सरकार दोनों के हाथों में होता है, दोनों के हाथों में होता है, उसे क्या बोल देंगे हम लोग, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे, उसे मिश्रित
अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका भी आप लोग उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत। तो ये हमारा अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप व्यक्ति के हाथों में है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप सरकार के हाथों में है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप कि सरकार और जनता दोनों के हाथों में होता है। तो आगे की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे कैसे हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे एक अच्छा सा नोट्स बना लेंगे और अच्छा सा शेयर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।